हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लकी और स्वागत है आपका एनलाइटमेंट द प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज में। आज मैं आपके साथ जियोमॉर्फोलॉजी का एक और लेक्चर शेयर करने जा रहा हूं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे लैटिट्यूड के बारे में, लॉन्गिट्यूड के बारे में, सोलर एक्लिप्स क्या होता है, लूनर एक्लिप्स क्या होता है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। इससे पहले जो मैंने आपके साथ लेक्चर शेयर किया था वो था आवर प्लेनेट अर्थ, जिसमें मैंने आपको बताया था अर्थ के मोशंस के बारे में, रोटेशन क्या, अर्थ रोटेट कैसे करती है, रिवॉल्व कैसे करती है सन के अराउंड। ठीक है, वो चीज़ मैंने आपको बताई थी। पेरिहीलियन एपीहीलियन के बारे में आपको बताया था कि अगर जो अपनी अर्थ है वो अगर सन के काफ़ी नज़दीक है तो हम उसको पेरिहीलियन कहते हैं, अगर वो सन से दूर है तो हम उसको एपीहीलियन कहते हैं। उस चीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। तो आज हम इसी को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि ये जो हमारे जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हैं ये क्या होते हैं और ये क्यों होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि लैटिट्यूड होता क्या है। ठीक है, लैटिट्यूड एक ऐसी, मतलब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों हमारी अर्थ को उसके टाइम जोन को समझने के लिए कुछ इमेजिनरी लाइन होती हैं जो कि हमने ड्रॉ कर रखी होती है। जैसे कि आपने ग्लोब देखा होगा। ठीक है, जो ग्लोब होता है वो अर्थ का ही कॉपी होता है, लेकिन हम जो इमेजिनरी लाइन देखते हैं वो सिर्फ ग्लोब पर है, वो अर्थ पर नहीं है। ये कई बार हम खुद से सोचने लगते हैं कि इस तरह की कुछ लाइनें शायद हमारी पृथ्वी पर बनी होंगी, जो हमारा प्लेनेट है उस पर बनी होंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है ये हमने खुद से बनाया है। ये कुछ इमेजिनरी लाइन्स हमने खुद से बनाई हैं अर्थ को और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए, उसके टाइम जोन को समझने के लिए, उसके इंटरनेशनल डेट लाइन को समझने के लिए ये हमने कुछ इमेजिनरी लाइंस बना रखी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं लैटिट्यूड के बारे में। लैटिट्यूड जो होती हैं वो लाइंस रन करती हैं ईस्ट से वेस्ट की ओर। ठीक है, ईस्ट वेस्ट की ओर, मतलब कि लेकिन ये जो लाइंस होती हैं ये डिवाइड करती हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर को। ठीक है, ये जो रन जो करती हैं वो कुछ इस तरह से करती हैं, लेकिन अर्थ को डिवाइड किस तरह से करती हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर से डिवाइड करती हैं, स्प्लिट कर देती हैं इनको। ठीक है, जो इक्वेटर है लैटिट्यूड में, जो इक्वेटर है 0 डिग्री पे, 0 डिग्री लैटिट्यूड पे, वो जो है वो हमारे अर्थ का एक सेंटर है। ठीक है, सेंटर 0 डिग्री पे वो अर्थ का एक सेंटर है। जो इक्वेटर से जो नॉर्थ वाला पार्ट होगा उसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहेंगे, जो इक्वेटर से नीचे साउथ वाला पार्ट होगा उसको हम सदर्न हेमिस्फीयर कहेंगे। ठीक है, और ये 0 डिग्री लैटिट्यूड जो है इक्वेटर, ये ना तो हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर में आता है और ना ही साउथ हेमिस्फीयर में, ये सेंटर है बिल्कुल। ठीक है, इट इज द सेंटर बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ। जो हमारा नॉर्थ पोल होता है वो 90 डिग्री नॉर्थ होता है और जो साउथ पोल है हमारा वो 90 डिग्री साउथ है। ठीक है, ये देखो जैसे यहाँ पे ये लाइंस हैं, ये रही लाइंस, ये इक्वेटर। ठीक है, ये इक्वेटर है, तो ये 0 डिग्री पे है इक्वेटर, मतलब कि ये क्या है, एक हॉरिजॉन्टली एक लाइन है हमारी। ठीक है, लैटिट्यूड की हॉरिजॉन्टली एक लाइन है जो कि अर्थ को डिवाइड कर रही है दो पार्ट में, एक तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, और सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर दी है। अब हमने पढ़ा होगा हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में हमने पढ़ा होगा। हमने काफ़ी बार अपनी क्लासेस में ये भी पढ़ा होगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया में कहाँ से गुजरती है। ठीक है, अगर हम वर्ल्ड मतलब कि इंडिया लेवल के ऊपर हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें तो उसमें हमें ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से गुजरती है, किस किस देश से होके गुजरती है। ठीक है, इसके अलावा इक्वेटर कहाँ से गुजरती है ये भी आ सकता है, सॉरी। ठीक है, तो ये चीज़ हमसे क्वेश्चन में हम पूछ सकते हैं, वो हमारे जो एग्जामिनर हैं वो हमसे पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन में, तो हमें इसके बारे में भी पता होता है। यूपीएससी में नहीं पूछेंगे, यूपीएससी में इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वो इसको थोड़ा ट्रिकी करके पूछ सकते हैं। लेकिन जो इसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जैसे क्लैरिकल के आगे, बैंक में आगे,
ठीक है। बैंक क्लरिकल के आगे फिर जो हमारे आर्मी के लिए जो रिक्रूटमेंट होती हैं उसमें जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी पूछा जा सकता है कि जो इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा इसे हिंदी में कहते हैं, ये कहाँ कहाँ से गुजरती है, तो ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 16 ऐसे देश हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। और ये जो इक्वेटर एक मतलब एक ऐसा कॉन्टिनेंट भी है जहाँ से तीनों ये लाइनें क्या करती हैं, गुजरती हैं। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर, तो ये वो अफ्रीका है। ठीक है, अफ्रीका से ये तीनों लाइनें गुजरती हैं यहाँ से, बल्कि प्राइम मेरिडियन भी गुजरती है। प्राइम मेरिडियन के बारे में मैं आपको आगे बता रहा हूँ। ठीक है, तो और इंडिया में कहाँ से होके गुजरती है ये चीज़? इंडिया में ये गुजरते हैं हमारे, जैसे कि हम पहले वेस्ट से लेते हैं, तो वेस्ट में सबसे पहले हमारा गुजरात। ठीक है, गुजरात हो गया, फिर अपना राजस्थान आ गया, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ आ गया, झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम। ठीक है, तो ये 8 स्टेट्स हैं जहां से हमारी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो गुजरती है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा और ये जो लाइनें हैं, ये ध्यान रखना कि ये जो लैटिट्यूड्स जो है हमारे, ये पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल ही हैं और ये पैरेलल है। पैरेलल मतलब कि इनके बीच का जो गैप है वो बिल्कुल बराबर है। जब आप वैसे कि इसको नॉर्थ यहाँ से इक्वेटर से नीचे साउथ में ले जाओ या फिर इक्वेटर से नॉर्थ में ले जाओ, इनके बीच का जो गैप है वो बराबर ही रहेगा। बस फर्क ये होगा कि जैसे जैसे ये ऊपर नॉर्थ की तरफ चलता जाएगा तो नॉर्थ में इसका जो एरिया है वो कम होता जाएगा। एरिया मतलब कि जैसे यहाँ से सबसे लंबा लैटिट्यूड कौन सा है हमारा, ये इक्वेटर सबसे लंबा है। ठीक है, और उसके बाद फिर हमारा ये दूसरे नंबर पे आ गया 15 डिग्री पे। ठीक है, फिर ये तीसरा, चौथा, इस तरह से मतलब ये धीरे धीरे जैसे नॉर्थ की तरफ जाएगा तो ये इसका जो जैसे अगर हम पूरी को हम देखें तो ये 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे जैसे यहाँ पे पहुंचेगा तो ये इतना रह जाएगा। जैसे मतलब ये बढ़ रहा है अगर, तो ये इसका जो एरिया है वो बढ़ रहा है इस तरह से नॉर्थ पोल से साउथ की तरफ आते हुए। ठीक है, इक्वेटर तक बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ये नॉर्थ पोल की हम बात करें 90 डिग्री पे, तो ये सिर्फ इतना सा है। क्यों? क्योंकि ये एरिया को क्या कर रहा है, कम कर रहा है बाद में फिर। ठीक है, जो सबसे लंबा लैटिट्यूड है वो है हमारा इक्वेटर पे 0 डिग्री पे, और फिर सबसे छोटा कहाँ पे है हमारा, नॉर्थ पोल पे लैटिट्यूड। ठीक है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो पैरेलल ही होता है, मतलब एक इक्वल रहता है, ये कभी कम नहीं होता। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं लॉन्गिट्यूड के बारे में। लॉन्गिट्यूड एक मतलब ये भी एक इमेजिनरी लाइन है जो कि रन करती है हमारी नॉर्थ से साउथ की तरफ से। ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ ये रन करती है, वर्टिकली ये रन करती है। लेकिन जो डिवाइड करती है अर्थ को, वो ईस्ट से वेस्ट को, ईस्ट और वेस्ट को डिवाइड करती है। प्राइम मेरिडियन जो लाइन है हमारी, जो मेन लाइन है 0 डिग्री पे, ठीक है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे, वो ईस्ट और वेस्ट को डिवाइड करती है इसके, हमारी अर्थ के। रन ये नॉर्थ से साउथ करती हैं, साउथ से नॉर्थ वर्टिकली रन करती हैं, अप एंड डाउन। बट जो अर्थ को डिवाइड करती है वो ईस्ट और वेस्ट पार्ट में हमें डिवाइड करके देती है, ये वाली लाइन। ठीक है, और इन लाइंस को हम मेरिडियंस भी कहते हैं। तभी तो इस कर का जो इस करके जो ये पहली वाली लाइन है जो 0 डिग्री पे, उसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। और प्राइम मेरिडियन कहाँ से होके गुजरती है, ये लंदन से होके गुजरती है। ठीक है, बाय कंबाइनिंग लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एनी लोकेशन कैन बी पिन पॉइंटेड। मतलब कि अगर आपको किसी जगह का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता है तो आप किसी भी जगह का टाइम जो है वो बता सकते हो। जैसे कि हमारा जो इंडिया है वो 82.5 डिग्री नॉर्थ की से हमारी जो टाइमलाइन है वो गुजरती है, मिर्जापुर से होके, उत्तर प्रदेश से होके। ठीक है, हम उस टाइमलाइन को फॉलो करते हैं, उस लॉन्गिट्यूड को फॉलो करते हैं। तो वैसे अगर हमें किसी भी जगह का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पता है तो हम किसी भी जगह का टाइम जो है वो पता कर सकते हैं। ठीक है,
एक बात और ध्यान रखने के लिए है, आपको ये ध्यान में होनी चाहिए कि जब भी हम किसी भी जगह के लिए टाइम को डिनोट करना होता है, तो हम जब उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बताते हैं तो सबसे पहले हम लैटिट्यूड के बारे में लिखते हैं, ठीक है, कि अगर कुछ भी अगर हमें जगह पता होनी चाहिए तो नॉर्थ में लगाएंगे या साउथ में लगाएंगे, तो हम पहले लैटिट्यूड लगाएंगे, ठीक है, पहले लैटिट्यूड लगाएंगे। लैटिट्यूड मतलब कि जो लाइंस इस तरह से हॉरिजॉन्टली जा रही है, पहले हम उस लाइन के बारे में लिखेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे लॉन्गिट्यूड के बारे में, जो कि ईस्ट एंड वेस्ट को जो है वो डिवाइड कर रही है, ठीक है, उसके बारे में हम लिखेंगे, ठीक है। ये रही हमारी इक्वेटर, ठीक है। और इसका जो हमारा, अगर हम अपनी पृथ्वी के बारे में देखें तो एक दिन में ये रोटेट करती है, ठीक है, एक दिन में रोटेट करती है, 24 आवर लेती है ये रोटेट होने में। मतलब कि अगर हम इसको इमेजिनरी लाइन में जिस तरह से बांटा है, तो इसको हमने 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री इस तरह से डिवाइड किया हुआ है और टोटल ये 180 डिग्री तक बनाया है। अगर मैं ये इस लाइन की बात करूं, ये जो है, ठीक है, तो ये इस तरफ से जाएगी तो ये 180 डिग्री वेस्ट कहलाएगी, और अगर इस तरफ से जाएगी तो 180 डिग्री ईस्ट कहलाएगी। लेकिन जो ये लाइन है, ये जो लाइन है, ये एक ही लाइन है, ये दो अलग अलग लाइन नहीं है, ये एक ही लाइन है। बट फर्क सिर्फ इतना है कि अगर ये इक्वेटर से जो प्राइम मेरिडियन है उससे इस तरफ जाएगी तो ये 180 डिग्री ईस्ट कहलाएगी, और अगर ये वेस्ट की तरफ जाएगी तो 180 डिग्री वेस्ट कहलाएगी, ठीक है, बस इतना फर्क है। और इसका जो मतलब कि 24 घंटे में एक अपनी रोटेशन को पूरा करती है हमारी पृथ्वी, तो इसको 15 डिग्री 30 डिग्री इस तरह से डिवाइड किया, 15 डिग्री का गैप दिया है। मतलब कि 15 डिग्री में कितना घूमेगी हमारी अर्थ, 15 डिग्री में 1 घंटा घूमेगी। 15 डिग्री में 1 घंटा, तो मतलब कि एक हमारी जो अर्थ है वो 1 डिग्री में कितना घूमेगी, 4 मिनट, ठीक है। तो इस तरह से डिवाइड किया हुआ है। मान लो कि अगर आपका लंदन में जैसे कि हमारा जो टाइम है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो UTC प्लस 5:30 आवर आगे है, ठीक है। UTC मतलब कि यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड, ठीक है। तो यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड कहाँ से होता है, ये प्राइम मेरिडियन से, ठीक है। यहाँ पे अगर मान लो 5 बज रहे हैं, सुबह के 5 बज रहे हैं, तो हमारे इंडिया में कितना बज रहा होगा उस टाइम, 10:30 बज रहे होंगे, ठीक है। इंडिया में 10:30 बज रहे होंगे इस वक्त, क्योंकि 5.5 घंटे आगे है ना इंडिया। तो ये रहा वो चीज, ये रही हमारी, ठीक है, ये रही हमारा प्राइम मेरिडियन। ये ऊपर आपको दिख रहा होगा 15 डिग्री 30 डिग्री, इस तरह से हमारी जो है वो टाइम स्केल हमने दे रखा है, ठीक है। 15 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में मतलब कि ये 1 घंटा है हमारा, 1 घंटा। अगर 15 यहाँ से कोई लाइन गुजर रही है, तो अगर यहाँ पे 12 बजे हैं तो यहाँ पे कितना बजा होगा, ये वेस्ट की तरफ है तो वेस्ट की तरफ हमारा 1 घंटा पीछे होगा, ठीक है। क्योंकि सूरज कहाँ से निकलता है, सूरज ईस्ट से निकलता है, तो ईस्ट वाली जगह जो होगी, जैसे ये हमारा इंडिया आ गया, फिर एशिया, अफ्रीका, ये यूरोप आ गया, तो इंडिया जितने भी ये कंट्री हैं ये 1 घंटा इससे आगे होगी। मान लो ये लंदन में हमारे 12 बजे हैं, तो अगर हम अपने कॉन्टिनेंट की बात करें, यहाँ पे अगर 15 डिग्री हम आगे चले जाते हैं लॉन्गिट्यूड पे, तो यहाँ पे 1 बज रहा होगा दोपहर का, ठीक है। जबकि अगर हम वेस्ट में जाएंगे तो 1 घंटा अगर 15 डिग्री यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पे 11 बज रहे होंगे, सुबह के 11 बज रहे होंगे, ठीक है। तो ये होती है हमारी प्राइम मेरिडियन लाइन, जो कि हमारे टाइम जोन को बताती है, ठीक है। और दूसरा आ जाती है हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन जो होती है वो प्राइम मेरिडियन से अलग है। इंटरनेशनल डेट लाइन जो होती है वो जिगजैग लाइन होती है। जिगजैग लाइन क्यों होती है ये, क्योंकि अगर इंटरनेशनल डेट लाइन अगर एक ही कंट्री के ऊपर आ जाए, इस तरह से मान लो ये यहाँ पे रशिया आ रहा है, यहाँ पे अगर रशिया के ऊपर अगर मान लो इंटरनेशनल डेट लाइन बिल्कुल सीधी आ जाती है, तो यहाँ पे ये जो पार्ट बच रहा है यहाँ पे अलग डेट होगी और यहाँ पे अलग डेट होगी। तो इस करके इन्होंने ये जिगजैग लाइन बनाई है, ताकि सारे आइलैंड, सारी कंट्री एक तरफ आ जाएं, कोई कंट्री ये किसी कंट्री के बीच में ना आए ये इंटरनेशनल डेट लाइन। जैसे मान लो यहाँ से रशिया से यहाँ से
अलास्का के लिए जब कोई फ्लाइट जाएगी तो यहाँ पे अगर मान लो संडे है, यहाँ पे संडे है, ठीक है, तो यहाँ पे एक दिन क्या होगा, पीछे हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा अलास्का है ये वेस्टर्न में है ना, तो एक मतलब कि हमारा जो ईस्ट में सूरज पहले उगता है तो वहाँ पे टाइम आगे चल रहा होगा, और वेस्ट में बाद में पहुँचता तो वहाँ पे टाइम बाद में पहुँचेगा। यहाँ पे संडे है मान लो, यहाँ पे न्यू ईयर का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, मान लो 31 दिसंबर है यहाँ पे, ठीक है, और बंदे ने फ्लाइट ली यहाँ से अलास्का के लिए, तो वो यहाँ पे कितनी होगी, यहाँ पे 30 दिसंबर होगी, ठीक है। यहाँ पे अगर 31 दिसंबर है तो यहाँ पे 30 दिसंबर होगी। एक दिन बाद वो यहाँ पे ऑलरेडी हम न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे होंगे जब 31 दिसंबर की नाइट को, तो यहाँ पे अभी वो एक दिन का इंतज़ार कर रहे होंगे इसके लिए, इसको सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो ये इंटरनेशनल डेडलाइन को आपने याद रखना है, प्राइम मेरिडियन को भी याद रखना है, ठीक है। प्राइम मेरिडियन कहाँ से होके गुजरती है, लंदन से होके गुजरती है, ठीक है। ये देखो, ये मैंने पहले बताया था ना आपको कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन सी कंट्री से होके गुजरती है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, आप देख सकते हो। मैक्सिको होगी, ठीक है, बहामास हो गया, वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, माली, नाइजर, सऊदी अरेबिया, ओमान, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार एंड ताइवान, ठीक है। ये सारी कंट्री होगी जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है हमारी वो गुजरती है। ये चीज़ आपको ध्यान में होनी चाहिए। और साउथ अफ्रीका, सॉरी अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है वहाँ से हमारी तीनों लाइंस गुजरती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एक्लिप्स के बारे में। एक्लिप्सेस होते क्या हैं? अभी कुछ दिन पहले हमारा सोलर एक्लिप्स हुआ था, ठीक है। सोलर एक्लिप्स में क्या हमने देखा था कि जो सूरज था, इसको हम ग्रहण भी कहते हैं, ठीक है, अपनी हिंदी भाषा में हम कह सकते हैं इसको सूरज ग्रहण, ठीक है, चंद्र ग्रहण, जो आपने देखा होगा कई बार। अभी जो था वो सोलर एक्लिप्स था, और इसमें एक्लिप्स का मतलब क्या होता है, एक तरह से हाइड करना किसी चीज को। एक्लिप्स मतलब हाइड, हिडन, ठीक है, एक्लिप्स का मतलब होता है हिडन। तो जब अगर मान लो सूरज, सोलर एक्लिप्स है, ठीक है, सोलर एक्लिप्स है, तो हमारा जो मून होगा वो पृथ्वी के और सूरज के बीच में आ जाएगा, पृथ्वी और सूरज के बीच में आ जाएगा, और जो सूरज की रोशनी होगी वो धरती पर नहीं पड़ेगी, मतलब कि जो मून होगा वो सूरज की रोशनी को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होगा, हमारा एक्लिप्स होगा, सोलर एक्लिप्स होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन द लाइट ऑफ द सन और मून is blocked by another body, the sun or moon is said to be an eclipse। मतलब हमारा सन हो गया या फिर मून हो गया, इनकी लाइट को कोई भी अगर कोई अलग बॉडी ब्लॉक कर देती है तो उससे क्या बनते हैं, हमारे एक्लिप्स बनते हैं, ठीक है। The sun, earth and moon are in a straight line. Eclipse of the sun is solar eclipse and the moon is a lunar eclipse, ठीक है। जो अगर एक्लिप्स सोलर के ऊपर होता है तो वो सोलर एक्लिप्स कहलाएगा, अगर मून के ऊपर है तो वो लूनर एक्लिप्स कहलाएगा। सोलर एक्लिप्स के बारे में पढ़ते हैं। सोलर एक्लिप्स, मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एंड कम्स इन बिटवीन अर्थ एंड सन। जब मून रिवॉल्व कर रहा होता है अर्थ के अराउंड और वो सन और अर्थ के बीच में आ जाता है तो वो क्या कहलाता है, फिर जो सन होता है वो इनविजिबल हो जाता है, ठीक है, उस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द अर्थ कि मतलब आपने देखा होगा कि जो सोलर एक्लिप्स होता है वो हर जगह नहीं होता। हर जगह क्यों नहीं होता? क्योंकि जहाँ पे हमारा मून होगा, मान लो पृथ्वी पे जहाँ पे हमारा मून है, मून चक्कर लगा रहा है और मून जहाँ पे पहुंचा है और वहां से सन की लाइट पड़ रही है, तो मून तो हमारा साइज में बहुत छोटा है, हमारे सन से, हमारी पृथ्वी से मून हमारा बहुत छोटा है, ठीक है। तो मून की जो शेडो होगी, जो जितनी वो कवर कर रहा होगा, उसी एरिया में हमारा सोलर एक्लिप्स होगा। मतलब पूरी धरती पे सोलर एक्लिप्स नहीं होगा, सिर्फ उसी एरिया में सोलर एक्लिप्स होगा जहां पे मून उस वक्त है, ठीक है। तो ये चीज आपने नोट रखनी है क्योंकि जो मून का साइज है वो बहुत छोटा है इस करके। और इसमें हम पढ़ेंगे सोलर एक्लिप्स में पेनम्ब्रा और अम्ब्रा के बारे में। अम्ब्रा होता है कि मतलब टोटल शेडो, पेनम्ब्रा होता है पार्शियल शेडो, ठीक है। ये मैं आपको आगे इमेज में बताऊंगा। उसके बाद है हमारा लूनर एक्लिप्स।
व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द मून एंड द सन, जब पृथ्वी सन और मून के बीच में आ जाती है तब हमारा क्या होता है, लूनर एक्लिप्स होता है। वो क्या रिजल्ट क्रिएट करता है, लूनर एक्लिप्स का रिजल्ट क्रिएट करता है वो। ठीक है, आपको इमेज में समझा देता हूँ। ठीक है, हमारे जो एक्लिप्सिस होते हैं वो काफ़ी तरह के होते हैं। ठीक है, पार्शियल एक्लिप्स, एनुलर एक्लिप्स, टोटल एक्लिप्स। ठीक है, इस तरह के कुछ एक्लिप्सिस होते हैं। अगर मान लो पार्शियल एक्लिप्स होगा तो वो यहाँ पे हमारा सन यहाँ तक होगा ग्रहण हमारा, मतलब कि जो मून होगा उसने आधे को हाइड किया होगा, तो ये पार्शियल एक्लिप्स आ गया। ये रहा हमारा एनुलर एक्लिप्स जो कि रिंग बना रहा है, और जब टोटल एक्लिप्स होगा तो ये रिंग भी नहीं बनेगी। ठीक है, ये रिंग भी क्या होगी, ये कवर हो जाएगी मून से, तब हमारा क्या हो जाएगा, ये टोटल एक्लिप्स हो जाएगा। और अभी के लिए जो हम यहाँ पे इमेज में देख रहे हैं ये एक एनुलर एक्लिप्स है। पार्शियल एक्लिप्स मतलब कि आधा होगा, यहाँ पे मून हमें सूरज आधा दिख रहा होगा, मून ने जो होगा वो आधे सूरज को कवर किया होगा, और ये जब इस तरह से रिंग बनाता है तो ये हमारा एनुलर एक्लिप्स हो गया। और जब ये पूरी तरह से कवर हो जाता है, रिंग को भी कवर कर लेता है, तो ये टोटल एक्लिप्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लूनर एक्लिप्स के बारे में। ठीक है, लूनर एक्लिप्स में हमारी जो पृथ्वी होती है वो सन और मून के बीच में आ जाती है, क्योंकि हमारी पृथ्वी का साइज जो है वो काफी बड़ा है। ठीक है, तो ये हमारे पूरे मून को कवर करता है, इसलिए कि जहां पे भी रात होगी वहां पे हमें लूनर एक्लिप्स जो होगा वो दिखेगा। ठीक है, और ये हमें रेडिश में दिखेगा, रेडिश। ठीक है, रेडिश में दिखेगा। ठीक है, और ये सोलर एक्लिप्स में क्या होगा, मून होगा हमारे, जो सूरज है और पृथ्वी है उसके बीच में मून आ जाएगा। मून का साइज बहुत कम है, बहुत छोटा है, इसलिए जहाँ पे उस वक्त मून होगा पृथ्वी पे, सिर्फ उसी जगह हमें सोलर एक्लिप्स देखने को मिलेगा। ठीक है, इस बार हमें इंडिया में भी सोलर एक्लिप्स देखने को मिला था। अब नेक्स्ट जो सोलर एक्लिप्स है आई थिंक वो दिसंबर 2021 को है, और तभी आपको ये चीज़ और अच्छे से आपको समझ आ जाएगी जब आप इसको प्रैक्टिकली देखोगे। ठीक है, अभी भी आपने ये चीज़ नोट की होगी, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अब हम देखेंगे पेनम्ब्रा और अम्ब्रा क्या होता है। अम्ब्रा होता है जबकि जहाँ पे पृथ्वी पे मान लो किसी भी जगह पे उस पर्टिकुलर सैटेलाइट की जो लाइट पड़ रही है उस जगह पे। ठीक है, जैसे मून की अगर हम देखें, मून एक नेचुरल सैटेलाइट है पृथ्वी की, तो जब ये सन की जो रोशनी पड़ती है मून पे, ठीक है, तो मून जिस जगह को पूरी तरह से हाइड कर देता है, टोटल शेडो आ जाती है वहां पे। ठीक है, एक वहां पे उस जगह को हम क्या कहते हैं, अम्ब्रा, जो टोटल शेडो देता है, अम्ब्रा। ठीक है, और उसके अलावा जो हाफ शेडो हमें, पार्शियल शेडो जो दिखती है उसको हम पेनम्ब्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, पेनम्ब्रा। ठीक है, वही सेम केस यहाँ पे, जैसे कि अर्थ की जो टोटल शेडो जहाँ पे हमें पड़ रही है, दिख रही है, वो हमारा अम्ब्रा हो गया, और जो पार्शियल शेडो जहाँ पे हमें दिख रही है वो हमारा पेनम्ब्रा आ गया। ठीक है, तो ये रहा आज का डिस्कशन। आई होप कि आपको बहुत कुछ यहाँ से जानने को मिला होगा। आने वाले कुछ लेक्चर और हम जियोमॉर्फोलॉजी के डिस्कस करेंगे, तो अभी के लिए प्लीज़ आप इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लें अगर कहीं पे कुछ अंडरस्टैंड नहीं हुआ हो, और अपनी फीडबैक अपने कमेंट्स में प्लीज़ ज़रूर दें। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।